Welcome to the third part of sound. This part is more towards application. It is less physics and more worldly matters as to what happens in the real world with sound. Reflection of sound. Sound bounces off a solid or a liquid like a rubber ball bounces off a wall. जैसे रबर का बॉल तुम वॉल पे फेंकते हो तो यू कैन मेक आउट, यू कैन गेस इन विच डायरेक्शन इट विल गो. सिमिलरली साउंड ऑल्सो कैन बी गेस्ड कि वो कौन से डायरेक्शन में टकरा के कहाँ जाएगा. लाइक लाइट, साउंड गेट्स रिफ्लेक्टेड एट द सरफेस ऑफ अ सॉलिड और अ लिक्विड. सॉलिड वॉल या लिक्विड वाटर पे साउंड बाउंस कर सकता है जैसे बॉल बाउंस करता है. And it follows the same laws of reflection as you have studied earlier, which I will tell you what laws of reflection are we talking about. The direction in which the sound is incident and is reflected make equal angles with the normal to the reflecting surface. ये सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस है इस पैराग्राफ का कि साउंड के रिफ्लेक्शन का लॉ कुछ ऐसा है दैट कोई भी सरफेस हो, फ्लैट सरफेस जहां से तुम्हें रिफ्लेक्ट करवाना है, तो दिस इज द फ्लैट वॉल फ्रॉम विच यू वांट दैट साउंड शुड रिफ्लेक्ट. यू हैव टू चूज अ पर्टिकुलर प्लेस वेर इट विल रिफ्लेक्ट. तो तुमने ये पॉइंट डिसाइड किया है कि यहां पे मैं साउंड को टकराऊंगा या से यहां पे, तो उस पॉइंट से एक 90 डिग्री लाइन ड्रॉ करो. सो दिस इज द सरफेस ऑफ द वॉल, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल. सो एनी वॉल, एन इमेजिनरी नॉर्मल कैन बी क्रिएटेड, अ 90 डिग्री स्मॉल लाइन. नॉर्मल को रेफरेंस रख के चूज एनी एंगल एट विच यू विल थ्रो द साउंड. तो दिस इज द क्लॉक जो अपना साउंड क्रिएट कर रहा है, and that sound is channelized through this tube in this direction. तो नॉर्मल के साथ can you see that some angle is created? Let's say this angle is 30 degree. तो we know for sure that sound will compulsorily come out from the other end and you can listen to that sound. The angle has to be 30. तो 30 डिग्री पे फेंका हुआ 30 डिग्री से बाहर आता है विद रेस्पेक्ट टू द नॉर्मल. तो इसमें अगर वापस से एग्जांपल बनाओ, देन दिस इज द वॉल ऑन विच यू वांट टू रिफ्लेक्ट द साउंड. दिस इज द नॉर्मल विच इज एन इमेजिनरी लाइन. तो असली साउंड रे अगर तुम ऐसे फेंकोगे तो वो कुछ ऐसे बाहर आएगा. And we have learned enough geometry where we know that two angles can be same. This angle and this angle are always same. This is called angle of incidence, गिरने वाला angle. And this is called angle of reflection, बाहर निकलने वाला angle. So law of reflection light के लिए और sound के लिए same है, और वो law है कि इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल आर ऑलवेज इक्वल विथ कंपैरिजन टू द नॉर्मल. एंड सेकेंड लॉ, ये फर्स्ट लॉ है कि दोनों एंगल सेम, एंड सेकेंड लॉ इज 3 आर इन सेम प्लेन. 3 मतलब कौन 3? व्हाट 3? विच 3? 3 मतलब इंसिडेंट रे, मतलब ये ब्लू लाइन. नॉर्मल मतलब इमेजिनरी परपेंडिकुलर रेड लाइन, एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन. तो तीनों एक ही प्लेन में है, फ्लैट है, एक्सेट्रा. सो दिस इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन विच आई एम क्विकली लास्ट टाइम रिवाइजिंग अगेन. कोई भी फ्लैट सरफेस पे हजारों इमेजिनरी नॉर्मल्स होते हैं, बट द नॉर्मल्स आर ऑलवेज 90 डिग्री.
कहीं पे भी if you hit with a sound wave, it will come out at same angle. You see, if the angle changes, this angle will also change. Compulsorily the angle will be same. The first law of reflection is angle of incidence is equal to angle of reflection, and second is the incident ray, the reflected ray and the normal all are in the same plane. 2 मार्क का क्वेश्चन है, विथ फिगर ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा. लेट्स डू एको नाउ. व्हाट इज एको? इको जे कहिए, और बहुत सारे हिल स्टेशन पे एको पॉइंट होता है. एको इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. होता क्या है? अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग listens to sound all the time, and when he is listening to the sounds, एक साउंड सुना और साथ में दूसरा साउंड सुना, उसके बीच का एक मिनिमम टाइम पीरियड होना चाहिए. देयर हैज टू बी गैप बिटवीन टू साउंड्स, और अगर ये गैप नहीं है तो वो दोनों साउंड साथ में सुनाई देंगे, क्लियरली अलग अलग नहीं सुनाई देंगे. अलग अलग 2 बार बोला, कितनी बार सुनाई दिया? 2 बार. अलग अलग अभी भी 2 बार. बट इफ 2 पीपल से द सेम वर्ड टुगेदर, तो तुमको वो 2 अलग नहीं सुनाई देंगे, बिकॉज दोज 2 पीपल आर सेइंग इट टुगेदर. थोड़ा सा आगे पीछे 1 सेकेंड, 0.01 सेकेंड में मेरा आवाज पहले पहुंचा, किसी और का बाद में पहुंचा. But when lot of sounds hit the ear together, the ear cannot differentiate. When will the ear be able to differentiate? When there is gap between the 2 sounds. And what is the minimum gap required? 0.1 second. तो टक और टक, तो ये 2 टक के बीच में मिनिमम 0.1 सेकेंड का गैप होना चाहिए, तो 2 सुनाई देंगे. बट अगर नहीं है तो 1 ही सुनाई देगा. 2 सुनाई दिए. अब लगा कि दोनों हाथ यूज किए थे, बट यू कुड नॉट क्लियरली मेक आउट बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 साउंड्स was less than 0.1. But if the distance is more than 0.1 second, distance मतलब the time difference 0.1 second से ज़्यादा है, तो definitely you will be able to listen to 2 sounds. तो ये हो गया कान का बायोलॉजी. तो इसमें एको कहाँ आता है? Echo comes into picture like this. This is where you are standing and you are shouting. When you shout, your sound travels in all directions. और दूर कहीं पे कोई पहाड़ या बिल्डिंग है, उससे वो साउंड टकरा के रिफ्लेक्ट होता है. इट कम्स बैक टू यू. राजू राजू राजू, दैट्स एको. क्यों 3 बार सुना दिया? The first time you heard your own voice here, but the second time the sound went to the mountain, hit and come back to you. और ये जो ट्रैवलिंग टाइम है वो 0.1 सेकेंड से ज्यादा हो तो एको सुनाई देगा. तो तुम्हारे नॉर्मल बेडरूम में जब तुम बैठे हो और बात कर रहे हो तो यू कैन नेवर लिसन टू एको. व्हाई? बिकॉज the bedroom is a small place, and in a small place whenever you create a sound, the sound goes in all directions and come back, but going or coming back में 0.1 सेकेंड से कम टाइम लगता, इसलिए हमको पता ही नहीं चलता
that we heard lot of reflections, we feel we have heard it one time, but actually कान में बहुत सारे रिफ्लेक्शंस भी गिरे, बट वो सब को साथ में ले लिया. बट अगर ये हॉल की जगह खुला स्पेस हो तो क्या होगा, और दूर कोई माउंटेन है, देन द साउंड विल टेक मोर टाइम, और ज़्यादा टाइम लेने की वजह से टाइम गैप बढ़ेगा, और टाइम गैप बढ़ेगा तो पहली बार राजू सुनाई देगा, फिर जाके आएगा, फिर दूसरी बार राजू सुनाई देगा, एंड दिस इज कॉल्ड echo. So mathematicians and scientists calculated that what is the minimum distance required to listen to an echo. They said the minimum distance required is 17.2 meter or 56 feet. अगर इतना डिस्टेंस है तुम्हारे और सामने रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में या इससे ज्यादा, तो एको सुनाई देगा. लेट्स लुक एट द एको पैराग्राफ. If we shout or clap near a suitable reflecting object such as a tall building or mountain, we will hear the same sound again a little later. This sound which we hear is called echo. The sensation of sound persists in our brain for about 0.1 seconds. तुम जब भी कुछ चीज सुनते हो, उसका जो सेंसेशन है, the feeling remains for 0.1 seconds. For example, if you do this, the hot feeling remains for 1 second. जो सुना है वो 0.1 सेकेंड तक दिमाग में है, दिमाग का ध्यान उधर है, इट इज ऑक्यूपाइड. सो व्हेन आई डू दिस, माई ब्रेन इज ऑक्यूपाइड इन दिस साउंड फॉर 0.1 सेकेंड. तो उसी 0.1 सेकेंड में कोई और कुछ करेगा तो सुनाई नहीं देगा, बिकॉज योर ब्रेन इज फोकसिंग ऑन द फर्स्ट साउंड. बट ये साउंड के बहुत टाइम बाद दूसरा साउंड आएगा तो तुम यहां देखोगे, दैट दूसरा साउंड इज कॉल्ड एन echo. To hear distinct echo, the time interval between original and reflected sound must be minimum 0.1 second. If we take the speed of sound to be 344 meter per second at 22 degrees centigrade, the sound must go to the obstacle and reach back the ear of the listener on reflection after 0.1 seconds. Speed of sound 344 meter per second. Time 0.1 सेकेंड या उससे ज्यादा, तो डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. 344 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन 0.1. 0.1 सामने मल्टीप्लाई होगा. 34.4 मीटर इज द डिस्टेंस विच द साउंड हैज टू ट्रैवल. अगर साउंड इतना या इससे ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो एको सुनाई देगा. बट ये डिस्टेंस सिंगल डिस्टेंस नहीं है. दिस इज द डिस्टेंस ऑफ आने का और रिफ्लेक्ट होके वापस जाने का टोटल डिस्टेंस. सो टेक्निकली द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड द ऑब्जेक्ट शुड बी हाफ ऑफ इट. तो 17.2 मीटर जाने का और 17.2 मीटर आने का या उससे ज्यादा है तो एको सुनाई देगा, बिकॉज इतना डिस्टेंस में 0.1 सेकेंड से ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए एको सुनाई देता है. बट इफ यू आर स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू द माउंटेन, तो तुम्हारा खुद का आवाज और रिफ्लेक्टेड आवाज साथ में सुनाई देता है, बिकॉज द गैप इज नॉट इनफ. जैसे ये साथ में सुनाई दिया. Hence, the total distance covered by the sound from point of generation to reflecting surface should be at least 34.4 meter. Therefore, hearing the echo, the minimum distance should be 17.2 meter. Echoes may be heard more than once due to successive multiple reflections. ज़्यादा एको भी सुनाई दे सकता है. इट डिपेंड्स कि तुम्हारे आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है.
The rolling of thunder is due to successive reflection of sound from number of reflecting surfaces such as clouds and land. Okay, कुछ नहीं है. तो ये हो गया echo. और 0.1 सेकेंड 17.2 मीटर 344 मीटर पर सेकेंड स्पीड, ये सब ध्यान में रखना. रिवर्बरेशन. व्हाट इज रिवर्बरेशन? एक हॉल है और हॉल में एक स्पीकर है. द स्पीकर इज स्पीकिंग, द लिसनर इज लिसनिंग. But the problem is, when speaker speaks, सबसे पहला डायरेक्ट साउंड सुनाई देता है. स्पीकर सेज गुड मॉर्निंग, बट ये गुड मॉर्निंग स्टेज के पीछे रिफ्लेक्ट होके सीलिंग पे जाके बैकडोर पे रिफ्लेक्ट होके वापस सुनाई देता है. सीधा सीलिंग पे जाके बैकडोर से सुनाई देता है. पीछे, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, चारों तरफ से रिफ्लेक्ट होके द लिसनर इज बॉम्बार्डेड विथ टू मेनी गुड मॉर्निंग्स. और ये सब का टाइम 0.1 सेकेंड से ज्यादा है. इसलिए कान को डिस्टर्बेंस हो रहा है. बट दिस इज नॉट एको. एको इज 1 or 2 times. दिस इज रेवर्बरेशन. અને રેવર્બરેશન એટલે એક જ અવાજ એકદમ શોર્ટ ડિસ્ટન્સ પર બહુ બધી વાર આવે. રાજુ 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 હલો 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 માઇક માઇક હલો 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 માઇક 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 ચેક 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 1 1 1 1. that continuous repetition is reverberation. so look at the definition of reverberation. और ये बंद हॉल में होता है, खुले में नहीं. खुले में एको बन जाता है. मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड making it impossible to understand the speech is called reverberation. Reverberation is very irritating in music halls and auditoriums, क्योंकि सामने वाला क्या बोल रहा है वो कुछ सुनाई नहीं, समझ में नहीं आता. Because to understand there has to be a single sound reaching your ear. But थोड़े थोड़े गैप पे बहुत सारे साउंड, तो स्पीच मिक्स हो जाएगी. So let's read reverberation, then I'll show you an interesting video. A sound created in a big hall will persist by repeated reflection. साउंड क्रिएट होता है जब, तो यहां पे कैसे एक चपटी संभड़ा है एक बार, बट हॉल के अंदर माइक में जब मैं ये करूंगा तो अजीब सा आवाज आएगा, क्योंकि बहुत सारे रिफ्लेक्शंस कान में पड़ रहे हैं. The sound created in a big hall will persist by repeated reflection from the walls until it is reduced to a value where it is no longer audible. The repeated reflection that results in this persistence of sound is called reverberation. तो दो वर्ड है, repeated reflection, that's reverberation. In an auditorium or a big hall, excessive reverberation is highly undesirable, it's very bad. To reduce reverberation, what do you do? ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है. What do you do to reduce reverberation? Number 1, रूफ एंड वॉल्स पे तुम साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगा दो. एस्बेस्टॉस शीट, compressed fireboard, lot of options are available in today's modern world, but you have to have walls which have sound absorbing quality. Normal walls होगी तो sound reflect होगा. Another option, rough plaster. Smooth wall नहीं करवानी, खरबचड़ी रखवानी तो साउंड આમ તેમ જઈને તૂટી જાય. और draperies એટલે મોટા મોટા પડदा. तुम किसी सिनेमा हॉल में जाओ तो सिनेमा हॉल की जो साइड वॉल्स है, यू विल नेवर फाइंड इट स्ट्रेट, सपाट, घરની प्लेन दीवार જેવું ના હોય. कुछ ना कुछ डिजाइन बना के रखिए, प्लाईवुड से, MDF यूज करके, लकड़ा यूज करके, ये एब्जॉर्बिंग मटेरियल कुछ भी यूज करो, बट द वॉल शुड बी अनइवन सो दैट इट ब्रेक्स द साउंड. वरना क्या होगा, शाहरुख खान बोल रहा है सिमरान और तुमको सुनाई देगा सिमरान 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 सिमरान. So reverberation is bad and you can reduce it by using these options. પડદા भी હોય ऑडिटोरियम में.
सीट का मटेरियल भी ऐसा आता है विच कैन absorb sound. So even seat material is important while designing an auditorium. If an auditorium is incorrectly designed, it will be a hell. कोई कॉन्सर्ट नहीं कर सकता वहाँ पे, इतना खराब हो. Let's see a video. Reflection of sound. Sound is a part of our everyday sensory experience. So how is sound produced, propagated and detected? A good model is the stethoscope, used to listen to the sounds of heart and lungs. But how are these sounds heard? To understand this, we need to know what reflection of sound is. When sound travels through a medium, it is produced, propagated and detected. A good model is the stethoscope, used to listen to the sounds of heart and lungs. But how are these sounds heard? To understand this, we need to know what reflection of sound is. When sound travels through a medium, it strikes the surface of another medium and bounces back to the original medium. This phenomenon is called the reflection of sound, which obeys the laws of reflection. The first law states that the angle of incidence is equal to the angle of reflection. We can provide this by placing two tubes at certain angles on a wooden board. If a clock is placed near the end of one of the tubes, we can hear the sound waves through the second tube by adjusting it to get the sound at its maximum. We can see that the angle of incidence is equal to the angle of reflection. The second law states that the incident wave, the reflected wave and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. Sound waves also suffer reflection from large obstacles. If we stand at a distance from a high wall and clap our hands, we can hear the same clapping sound after the dying out of the original sound. This is called an echo. Therefore, for an echo to be heard, the time interval between two sounds must be 0.1 seconds. As sound travels at a speed of 340 meters per second in air, the distance traveled by sound in 0.1 seconds is 34 meters. Therefore, to hear an echo, we need to stand at least 17 meters away from the wall. Now, what happens if there are four enclosed walls that are less than 17 meters away? What we experience here is a reverberation that is due to multiple reflections of sound from the walls, roof and floor, which follow so closely behind the original sound that the original sound appears to be prolonged even when the source of the sound stops. We can thus say that reverberation is the multiple reflections of sound waves, whereas echo is the single reflection of sound waves. However, excessive reverberation makes the sound indistinct, which can be a setback in auditoriums. This can be reduced by using sound-absorbing materials like ceilings made of soft and textured materials and flooring made of acoustic tiles. Certain technologies make use of the multiple reflections of sound. To name a few, we have megaphones, hearing aids, soundboards, stethoscopes, and the curved ceiling of concert halls. Now, back to our stethoscope. The stethoscope picks up multiple reflections of sound from the patient's body. This causes the flat surface of the diaphragm to vibrate. Each wave bounces or reflects off the inside walls of the rubber tube. In this way, each wave in succession reaches the ear tips on the ends of the device and finally to the listener's eardrums, and the doctor interprets the sound he hears. Things to remember. The property of sound to bounce back from the surface on which it falls is known as the reflection of sound. Echo is heard only if the minimum distance between the source of sound and the obstacle is 17 meters. Reverberation is multiple reflections of sound after the original sound is produced.
The first law of reflection states that the angle of incidence is equal to the angle of reflection. The second law states that the incident wave, the reflected wave, and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. So that was all about echo reverberation and reflection of sound. वीडियो में ऑलरेडी बता दिया that there are many uses where multiple reflection is used. Examples megaphone, loud hailers, मतलब ये जो announcement के लिए यूज होता है. This has a system of multiple reflection of sound. Musical instruments like trumpet, ये भोंपू, horn, शहनाई are all designed to spread the sound in a particular direction by multiple reflection. These instruments, a tube followed by conical opening reflects the sound successively to guide most of the sound waves from the source in forward direction towards the audience. तो audience को सुनाई दे वैसी डिजाइन होती है. पिपुड़ी, शहनाई, तो multiple reflection होके the sound comes out in a particular direction. Second use is a stethoscope used by a doctor, which you just saw. Third, curved ceilings of concert hall. कोई भी बड़ा हॉल, concert hall, auditorium, movie theater, उसमें the ceiling is curved. Why? So that the sound after reflection reaches all the corners of the hall. सबको सुनाई दे उसके लिए कर्व्ड सीलिंग रखी है और स्पीकर को ऐसे सेट किया है कि वो सीलिंग से टकरा के फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो मत रो, तेरे को भी सुनाई देगा, चिंता मत कर. तो ऑडिटोरियम में सबको बराबर सुनाई देना चाहिए. दैट्स व्हाई कर्व्ड सीलिंग्स आर यूज्ड. समटाइम्स दिस इज द स्टेज, दिस इज द पब्लिक, रो 1, रो 2, रो 3. स्टेज के पीछे एक कर्व्ड बोर्ड होता है. So what happens in this case? Whenever the performer is performing, उसका साउंड पीछे जाके रिफ्लेक्ट होता है और वो रिफ्लेक्शन इक्वली सबको स्प्रेड होता है. दैट इज ऑल्सो पॉसिबल एंड दैट कर्व्ड बैकस्टेज, कर्व्ड बैकग्राउंड इज कॉल्ड साउंड बोर्ड. साउंड बोर्ड जो स्टेज के पीछे लगता है. So 3 uses of multiple reflections. Next topic is range of hearing. Range of hearing is very simple. If you remember correctly, in first or second lecture part, मैंने 9 हर्ट्ज से चालू किया था तुमको सुनाने का, नहीं सुनाई दिया था. फिर 20 या 30 हर्ट्ज तक गया था, फिर भी नहीं सुनाई दिया था. Why? Because our ear can listen to only 20 hertz. तो 9 इज आउट ऑफ क्वेश्चन. 30 भी सुनाई देना मुश्किल होता है बिकॉज ये एक थियोरेटिकल नंबर है. કહેવા માટે 20 છે બટ 20 હર્ટ્ઝ सबको नहीं सुनाई देता, सबका कान अलग होता है. therefore we generally start listening by 100 150 hertz or so. If I have that open, no, it's gone, वरना मैं सुनाता. So 20 hertz is the minimum which human ear can listen to, and maximum human ear can listen to is 20,000 hertz. इसके ऊपर की फ्रीक्वेंसीज हमको सुनाई नहीं देती, हार्म भी नहीं करती. तो 20 to 20,000 hertz is what a human ear can listen. This is called audible range. Audible range of sound मतलब सुनाई देने वाला साउंड इज 20 to 20,000 hertz. Children under the age of 5 and some animals such as dogs can hear 25,000 hertz. 25 kilohertz એટલે 25,000 hertz. तो एडल्ट या तुम्हारी एज में हम सबको 20,000 के आसपास सुनाई देगा, बट 5 साल का बच्चा या कुत्ता उसको 25,000 तक सुनाई दे सकता है.
as people grow older, their ears become less sensitive to higher frequencies. हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स पे जो सेंसिटिविटी होती है वो कम हो जाती है. मतलब આ એજમાં તમારી ને મારી એજમાં આપણને સાઉન્ડ લાગે કે અરે श्रील साउंड है. पुराने गाने कैसे होते हैं, उसमें बाज नहीं होता. बट मम्मी पापा को पुराने गाने बहुत पसंद है मेरे, बिकॉज दे आर इन देयर ओल्ड एज और उनको हाई फ्रीक्वेंसी साउंड से कोई प्रॉब्लम नहीं होता. दे फील दैट इट इज म्यूजिक. પણ આપણને લાગે કર્કશ અવાજ. કર્કશ એટલે કકરાટ. हमको बेस पसंद है बट उनको ट्रेबल पसंद है क्योंकि उनको ट्रेबल से कोई परेशानी होती नहीं. साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो 20,000 आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक. वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. 20 हर्ट्ज से नीचे की साउंड फ्रीक्वेंसीज को कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड. फॉर एग्जाम्पल वाइब्रेशन ऑफ अ पेंडुलम. पेंडुलम जो वाइब्रेट करता है वो इंफ्रासोनिक है. वी कैन नॉट लिसन टू दैट. Rhinoceros communicate with each other by infrasound of 5 hertz frequency. તો એ બંને રાઇનોસેરોસ એકબીજાને ઘર ઘર અવાજ કરીને વાત કરતા હોય, આપણને સંભળાય બી નહીં, बिकॉज हमारे हियरिंग रेंज से वो बाहर है. Whales and elephants also produce sound in the infrasonic range. तो whale, elephant, rhino, pendulum, ये सब infrasonic sound, less than 20 hertz. Earthquake, low frequency infrasonic sound. But इसका opposite 20,000 से ज़्यादा को क्या बोलेंगे? 20,000 मतलब 20 kilohertz. They are called ultrasonic sound or ultrasound. Infrasonic, ultrasonic, less than 20, more than 20,000. So this is how the chart is. Infrasonic 20 से कम, 20 to 20,000 ऑडिबल, सुनाई देने वाला रेंज, एंड 20,000 प्लस अल्ट्रासोनिक. इंफ्रासोनिक में डॉग नहीं, राइनो, एलिफेंट, व्हेल, अर्थक्वेक, ये सब के साउंड्स इंफ्रा होते हैं. और अल्ट्रासोनिक में बैट, डॉग एंड अ चाइल्ड कैन ऑल्सो हियर अल्ट्रासोनिक साउंड अप टू 25,000 हर्ट्ज. अल्ट्रासोनिक साउंड के बहुत सारे यूजेस हैं, स्पेशली इन द मेडिकल फील्ड, विच वी विल डिस्कस नाउ. एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड. Ultrasound is generally used to clean parts located in hard to reach places. Example, spiral tube, odd shaped parts, electronic components, etc. અમુક ભયંકર કોમ્પ્લેક્સ અને આડા આવડા બનાવેલા મેટલના કે પ્લાસ્ટિકના પાર્ટ્સ સાફ થાય જ નહીં, પણ સાફ કરવા જરૂરી છે, સ્પેશિયલી ઇન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ. તો એક મેટલ का ट्यूब है जिसको गोल गोल करके एक स्पाइरल बना दिया है, तो આ સ્પાઇરલને અંદરથી સાફ કરવા માટે શું કરવાનું? સાબુ કે કેમિકલ નાખી અને એને એક ટબમાં નાખી અને અલ્ટ્રાસાઉન્ડ આપો. अल्ट्रासाउंड मतलब 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा का बॉम्बार्डमेंट. और जब इस पे अल्ट्रासाउंड पड़ेगा तो वाइब्रेट होगा, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस, और वो वाइब्रेशन से सारा कचरा निकल जाएगा. So cleaning objects by using ultrasound is one of the best things. लेकिन उसमें solution चाहिए होता है, तो you have to dip the object in solution and then bombard with ultrasound. तो उसमें से dust, grease, dirt सब बाहर आ जाती, मस्त साफ हो जाता. Second use of ultrasound is to find out cracks and flaws in metal blocks. કોઈ પણ મેટલના મોટા મોટા બ્લોક હોય,
पिलर होय, ब्रिजना थांबला होय, ब्रिजना साइडना होय, गમે તે હોય, उसके अंदर माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक क्रैक्स आर ऑल्सो डेंजरस. कैसे पता चलेगी कि है कि नहीं? अल्ट्रासाउंड. Metallic components are generally used in construction of big structures like building, bridge, machines, and scientific equipment. The cracks or holes inside the metal blocks, which are invisible from outside, reduces the strength of the structure. Structure की जो ताकत है वो कम हो जाती है, इसलिए टाइम टू टाइम चेक करना पड़ता है, और वो चेक करने के लिए वी यूज अल्ट्रासाउंड. हाउ? Ultrasonic waves are allowed to pass through the metal block. Detectors are used to detect the transmitted waves. એટલે એક બ્રિજ છે, એનો લોખંડનો થાંભલો છે. मुझे चेक करना है कि ये सेफ है कि नहीं, इसमें क्रैक है कि नहीं. What I do is, यहां से मैं अल्ट्रासाउंड बॉम्बार्ड करता हूं, और यहां पे मेरा सेंसर है. इन रूटीन, if the metal block is perfect, straight ultrasound is detected by the sensor. But if there is some problem internally, तो सारी लाइन स्ट्रेट है, बट कभी कभी कोई लाइन टेढ़ी हो जाती है, और जब ये होता है तो sensor creates a beep and tells you there is something wrong inside the metal. So this works on ultrasound, and very small defect can also be found out so that you can do something about it. It's like fracture. हाड़कू टूटे तो बाहर थी जिंदगी में खबर ना पड़े, एक्सरे काटवो पड़े, और ये एक्सरे जैसा ही काम करता है to find out flaws in the metal. So this is the same diagram. यहां से अल्ट्रासाउंड फेंका, स्ट्रेट आया, स्ट्रेट आया, स्ट्रेट आया, स्ट्रेट आया, बट कुछ जगह पे आया ही नहीं. डिटेक्टर नवरू बैठू ज, तो पता चलता है यहां कुछ गड़बड़. थर्ड यूज, अल्ट्रासोनिक वेव्स आर मेड टू रिफ्लेक्ट फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ हार्ट and form the image of the heart, and this technique is called echocardiography. दिल, हार्ट को देखने के लिए echocardiography का मशीन आता है, and this machine bombards your heart with sound waves and creates an image on the computer screen. Ultrasound may be employed to break small stones formed in the kidneys into fine grains and flushed out with urine. तो एक जमाने में मेरे को दोनों किडनी में 7 स्टोन थे, तो आई हैड टोटल 14 स्टोन्स. इट वॉज अ वेरी पेनफुल ईयर. आई हैड टू टेक नॉर्मल मेडिसिन एंड इट वॉज ओके, हो गया ठीक. बट अगर सीरियस होता तो आई वुड हैव टेकन अल्ट्रासाउंड थेरेपी. मीन्स द डॉक्टर वुड टेक अ साउंड गन एंड पॉइंट इट टुवर्ड्स माई किडनी एंड बॉम्बार्ड इट. तो जनरली किडनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट पत्थर पे जब अल्ट्रासाउंड आएगा तो उसका चूरा हो जाएगा, और वो चूरा यूरिन के साथ धीरे धीरे फ्लश आउट हो जाएगा, निकल जाएगा. सो दैट इज कॉल्ड अल्ट्रासाउंड फॉर किडनी स्टोन्स. अल्ट्रासाउंड स्कैनर એટલે सोनोग्राफी. सोनोग्राफी वर्ड तुमने सुना होगा. इट इज जनरली पीपल थिंक सोनोग्राफी इज डन बाय प्रेग्नेंट लेडीज. नो, not only pregnant ladies. Sonography means ultrasound scanner, which is an instrument which uses ultrasonic waves to get images of internal organs of human body. कौन से ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स देखने हैं तुमको? लीवर, गॉल ब्लैडर, यूटेरस, किडनी, एक्सेट्रा. So liver, gallbladder, stomach, uterus, kidney, lot of things can be seen with sonography. This helps the doctor to detect problems. It helps the doctor to detect stones in gallbladder, stones in kidney, tumor, brain tumor होता है तो भी सोनोग्राफी कर सकते हैं यहाँ पे. In this technique, the ultrasonic waves travel through the tissue of the body and get reflected from a region where there is change in tissue density. जहाँ पे tissue density अलग है, वहाँ से कुछ अलग रिफ्लेक्शन होता है. So normal reflection, normal
એક આંધળા માણસને બોલ આપો કે ફેક કેચ, ફેક कैच, थोड़ा आगर चाल फेक कैच, थोड़ा आगर चाल फेक कैच। जब तक वो फेक रहा और कैच कर रहा है तो उसको पता है कि सामने फ्लैट वॉल है। बट कभी फेंका और बॉल कहीं और चला गया तो पता चला कि वॉल टेढ़ी थी, कुछ गड़बड़ थी, वॉल पे फोटो फ्रेम लटक रही थी जिस पे बॉल लगा है। सो इट वर्क्स ऑन टिश्यू डेंसिटी। wherever tissue density is different, the doctor sees something on the screen. Then these waves are converted to electric signals और उससे इमेज बनती है। तो साउंड फेंका, साउंड आया, इलेक्ट्रिक सिग्नल बनी और स्क्रीन पे कुछ तो इमेज दिखती है डॉक्टर को, और वो डॉक्टर ही समझ सकता है। यू कैन ऑल्सो प्रिंट दोज एज फोटोग्राफ्स एंड दिस टेक्निक इज कॉल्ड अल्ट्रासोनोग्राफी, which I already told you earlier. So a lot of uses of ultrasound, you have to make a good list and by heart them all. Sonar. Sonar का full form क्या है? This is also use of ultrasound. Sound navigation and ranging. Sound navigation and ranging. सोनार एक ऐसा मशीन है जो अल्ट्रासोनिक वेव्स को दरिया के अंदर फेंकता है, अंडर वाटर। वो अंडर वाटर रिफ्लेक्ट होके वापस आता है तो शिप उसको डिटेक्ट करती। सो देर आर टू थिंग्स, देर इज अ ट्रांसमीटर एंड देर इज अ डिटेक्टर। तो हाई टेक शिप के अंदर एक जगह से साउंड वेव्स को फेंका जा रहा है एंड दैट प्लेस इज कॉल्ड ट्रांसमीटर। Then the waves go deep down, the waves nahi, the sound waves, and get reflected. And when they get reflected, they are picked up by a detector. और ये आने का और जाने का जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट होता है डिपेंडिंग ऑन द टाइम। सो सोनार इज बेसिकली टू स्कैन द सी बेड। દરિયાના જમીન પર, દરિયાના બેડ પર કોઈ તૂટેલી શિપ છે, કોઈ ખજાનો છે, લોખંડ છે, પ્લાન્ટ્સ છે, શું છે એ જોવું હોય તો યુ कैन यूज सोलार टेक्नोलॉजी। मान लो कि यहाँ से यहाँ पे 2 सेकंड लगते, शिप थोड़ी आगे गई, वापस ऐसे हुआ, वापस 2 सेकंड, और आगे गई 2 सेकंड। If it takes 2 seconds every time, it means कि धरती फ्लैट है। But suppose there is a mountain below the sea. So when the ship is above the mountain, the time taken for the solar wave to go and come back will be 1 second. और टाइम चेंज हुआ इसका मतलब पता चला कि टाइम कम लगा है तो डिस्टेंस कम है, और डिस्टेंस कम है मतलब नीचे कुछ ऊपर आ रहा है, पहाड़ जैसा है। सो यू कैन क्रिएट अ मैप ऑफ द सी बेड बाय यूजिंग सोनार। एंड देयर इज अ फॉर्मूला विच द नेवी ऑफिसर्स यूज टू फाइंड आउट द डिस्टेंस। ट्रांसमीटर ने सिग्नल फेंका, रिसीवर ने सिग्नल पिक किया, और ये है सी बेड। हाउ टू फाइंड दिस डिस्टेंस? द फॉर्मूला इज 2d इज इक्वल टू v इंटू टी। शिप साउंड जो फेंक रही है वो कौन सी वेलोसिटी पे फेंक रही है पता है। तो शिप नोज, द मशीन नोज दैट आई एम थ्रोइंग साउंड एट 500 मीटर पर सेकेंड, 1000 मीटर पर सेकेंड, जो भी है। टाइम कितना लगा, नीचे जाके वापस आने को टाइम कितना लगा, वो भी रिकॉर्ड करता है शिप मशीन। एंड बेस्ड ऑन दिस टू distances are calculated. So this is the formula 2d is equal to v into t to find out that where in the seabed there is another submarine, there is an iceberg, there is a sunken ship, there are mountains, hills and valleys and what not. तो जो भी है वो धीरे धीरे मैप बना सकते हैं बाय यूजिंग दिस सोनार टेक्नोलॉजी। I mentioned bat in the previous
डायग्राम अल्ट्रासोनिक इंफ्रासोनिक में कि बैट एज सच अंधा होता है. द बैट्स डू नॉट हैव अ ग्रेट विजन. In fact, entire day they are sleeping, but at night time they are active. But रात के घोर अंधेरे में ये हनी बी दिखेगा कैसे उसको? Bat throws ultrasound, and whenever that ultrasound gets reflected, उसको पता चलता है सामने कुछ है. So bats are natural living things which uses ultrasound to catch its prey. So as mentioned earlier, bats search out prey and fly in the dark night by emitting and detecting reflections of ultrasonic waves. You will not believe, in October month, during the lockdown period in 2020, we were sleeping with our windows open on the 10th floor, bedroom window. 3 रात कंटिन्यूसली एक बैट का बच्चा रूम में आ जाता था और पूरा अंधेरा है, कुछ दिखता नहीं है. दे आर ऑल्सो मोर और लेस ब्लाइंड, बट स्टिल इट कुड होवर इन सर्कल्स बिकॉज साउंड फेंका, इमीडिएटली वापस आया, उसको पता चला इधर विंडो है, टर्न मारो. साउंड फेंका, वापस आया, इधर वॉल है, घूम रहा है, साउंड फेंक रहा है, सुन रहा है, साउंड फेंक रहा है. इट्स लाइक दिस, टक 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 टक. बट कभी कभी साउंड फेंकने के बाद वापस ही नहीं आता. दैट मीन्स इट्स एन ओपन विंडो. In that direction the bat flies away और फिर अपने आप निकल भी जाती है बाहर. So bats use ultrasonic squeaks, squeak એટલે ચીસ પાડવી, which are reflected, and that's how it catches its prey. Porpoises also use ultrasound for navigation and location of food in the dark. Porpoises, ये क्या बात? Porpoise. It's an animal which looks like dolphin, but वो dolphin है नहीं, it's like a fish. It's called porpoise. And the last topic is structure of human ear. How does a human ear work? And how to draw this human ear is what we'll do now. There are a lot of diagrams available on the internet, but how to draw this I'm going to teach you. It's important that you also draw. Always start from the outer ear. बस. और आउटर ईयर को बोलते हैं पिन्ना. दिस इज पिन्ना विच आई कैन मूव एंड यू कैनॉट बिकॉज माई मसल्स आर वेल डेवलप्ड. रोज एक्सरसाइज करता हूं. एनीवेज, पिन्ना इज द आउटर ईयर. फिर आता है ऑडिटरी कैनाल. ऑडिटरी कैनाल इज नथिंग बट अ ट्यूब. ऑडिटरी कैनाल के एक छोर पे एक मेम्ब्रेन है, ओवल शेप्ड. आने के बाद कानो पढ़ दो, और उसका नाम है ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. ईयर ड्रम, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. जब साउंड आता है कान में तो यहां पे वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, और वो वाइब्रेशंस ब्रेन तक जाते हैं, तो हमको पता चलता है हाँ मम्मी बोला आज. टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को टच करके देयर आर 3 बोन्स, एंड दिस इज वेयर द ड्राइंग बिकम्स कॉम्प्लेक्स, बट आई हैव एन आइडिया. ये रहे 3 bones. You don't need great drawing. You need great labeling. Hammer, anvil, stirrup. Hammer, anvil, stirrup. तो ये 3 नाम होते हैं 3 हड्डी की. You know they are the smallest bones of your human body. Smallest bones of entire body. Inside the ear. Both of them. પણ
હેમર એન્ડ વ્હીલ સ્ટીલઅપના બીજા 3 નામ પણ છે, जो एक्चुअल नाम है मेलियस इनकस स्टेप्स. So Malleus Incus Stapes मतलब hammer and wheel stirrup, and these 3 bones are touching a round thing, एक जलेबी बनाने की, and this is called cochlea. COCHLEA. कोक्लिया का काम है माइनर वाइब्रेशंस जब होता है उसको बड़ा करना, एम्पलीफाई मीन्स बड़ा करना सिग्नल को. जैसे तुम वॉल्यूम बढ़ाते हो लैपटॉप में, वैसे कान के अंदर का वॉल्यूम कौन बढ़ाता है? कोक्लिया. एंड दिस कोक्लिया फाइनली सेंड्स ऑल द सिग्नल्स टू द ब्रेन વાયા ઓડિટરી નર્વ. ઓડિટરી નર્વ એટલે નસ જેનાથી સાઉન્ડ સિગ્નલ્સ પાસ થાય. લુક એટ ધ actual figure and look at my figure, but still nobody can cut a single mark if your labeling is perfect. So how does an ear work? It's very simple. The sound which is coming from outside is focused towards the inside. अनु काम सूचे ये क्यों है? ना होते ये पता है, इतना काट दो तो भी सुनाई देगा, बट जो मस्त सुनाई देता है that is because all the sound because of pinna is focused in one direction. It acts like a funnel. funnel માં શું હોય? બધું એક तरफ जाए. ओके, फिर साउंड पहुंचा मेम्ब्रेन तक और मेम्ब्रेन को उसने हिलाया. 10 फ्रीक्वेंसी है तो 10 टाइम्स हिलाया, 1000 फ्रीक्वेंसी है तो 1000 टाइम्स इट नॉक्स. द एयर पार्टिकल्स नॉक ऑन द मेम्ब्रेन. बिकॉज ऑफ दैट द बोन्स गेट नॉक्ड. बिकॉज ऑफ दैट द कोक्लिया अंडरस्टैंड्स कि कुछ तो हिल रहा है, उसको बड़ा करते सुनने के लिए, और वो सिग्नल ब्रेन को पहुंचा देते. दैट इज हाउ द ईयर वर्क्स एंड दिस इज हाउ वी लिसन टू थिंग्स. लिसनिंग इज डिपेंडेंट ऑन दिस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. ईयरबड्स डाल के डीप डाल के साफ करना नहीं चाहिए. लॉट ऑफ डॉक्टर्स टेल यू एब्सोल्युटली not to use earbuds, because when you use earbud you don't know, you might end up damaging your eardrum, which is a very bad thing. So please don't use earbuds. Ask any surgeon, they'll tell you कि ज़रूरत ही नहीं है. कान को बाहर से साफ करो, बहुत हो गया. अंदर से खुद के वैक्स निकालने की ज़रूरत नहीं है. इनफैक्ट वैक्स इज गुड फॉर ईयर, so let it remain there. Talk to a doctor before just start digging in for wax. That's all. जितना भी मैंने समझा है वो मस्त भाषा में लिखा है यहाँ पे. So I'll show you a video of how the human ear works now. Organ, our ears. To understand the ear, we need to understand what sound is. The speakers you are listening to right now are vibrating, flexing in and out, causing a wave of pressure through the air. The frequency of these waves, or the speed at which the sound creating surface moves back and forth, affects the pitch of the sound. The level of air pressure in each wave is directly related to how loud the sound is. The outer part of our ear catches these waves. It faces forward and has a specially designed structure of curves helping us to determine the direction of the sound and also emphasize the frequencies used in human speech. Now that the sound waves are caught, they travel through the ear canal and strike against our eardrum, a thin membrane about 10 millimeters wide. Now that we receive the sound, the middle ear transfers this energy. The smallest bones in your body, the malleus, incus, and stapes, start in motion. The malleus is attached to the eardrum, and as the sound travels along, the force is amplified by leverage until it arrives at the stapes, which acts like a reversed piston, creating waves in the fluid of the inner ear.
The most significant increase in pressure is caused by pneumatic amplification. The face of the stapes has a surface area of about 3.2 square millimeters, while the eardrum has a surface area of 55 square millimeters. Using this, along with leverage through the malleus and incus, the final pressure is 22 times greater than when the sound first arrived. Now we come to the most complicated. What it is saying is, outside vibrations are not very strong. The membrane ka vibrations is less. But this arrangement, the special arrangement of bone, increases the vibration 22 times. मतलब बाहर से 1 वाइब्रेशन है तो अंदर 22 पहुंचता है. बाहर से 100 है तो अंदर 2200 पहुंचता है. Through this arrangement of bones, malleus, incus, stapes, and stapes is in contact with this jalebi or snail called cochlea. Part of the hearing, the cochlea. In reality, it is coiled up, but it is easier to understand straightened out. There are actually 3 chambers inside, but let's take a look at the central part. The stapes is causing pressure waves to travel through the structure. Along the inside wall is about 20 to 30,000 reed-like fibers. As the waves move along, they encounter fibers with the correct resonant frequency and energy is released. These fibers aren't actually what give us the signal that we heard something. There is a special structure next to these fibers containing hair cells. When the fibers resonate, they cause the hair cells to move, which then sends an electrical impulse to the cochlear nerve and onto the brain. Certain pitches of sound will resonate in specific locations, and louder sounds will cause more hair cells to move. Our brain interprets all this raw data, making it possible to enjoy things like music or an engaging conversation. Just to think that all of this is happening in your head right now at full speed. This is just one of the amazing systems found in the human body that go far beyond our humble human understanding. So, इतना कॉम्प्लेक्स जाना नहीं है. मैंने जितना सीखा है वही है. But this is how human ear works, and it's way more complex, and that is why it takes at least 7 to 10 years to become a ear specialist, because it's a really complex organ. So that was the sound chapter. Hope you enjoyed it. It's a good chapter, interesting chapter, but a long chapter, so please study well. Thank you.